नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम साइंस पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे जो एसएससी कैंपस अल्मोड़ा का है और इसके आंसर की भी आ चुकी है। टोटल 70 क्वेश्चंस हैं। जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे जो एसएससी कैंपस द्वारा अपनी साइट पे आंसर की डाले हैं, वहीं से मैंने इस क्वेश्चंस के आंसर देखे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एग्ज़ाम 15 जनवरी 2023 को हुआ था और एसएससी कैंपस अल्मोड़ा उत्तराखंड का क्वेश्चंस पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीधे नसों में दिए गए भोजन को कहते हैं। ए ऑप्शन है आंत्र पोषण या पेरेंटल न्यूट्रिशन। सेकंड ऑप्शन है पाचन तंत्र द्वारा पोषण। सी ऑप्शन है नासिका का आमाशय पोषण और डी ऑप्शन है जुजियोनियम द्वारा पोषण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि जो सीधे नसों में दिए जाने वाला भोजन होता है वो आंत्र पोषण या पेरेंटल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायरल हेपेटाइटिस या पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण है। ए ऑप्शन है सिर दर्द और पेट में दर्द। बी ऑप्शन है भूख में कमी। सी ऑप्शन है त्वचा, नाखून और आँखों का पीला पड़ना। डी ऑप्शन है हाथ पैर में सूजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी राइट आंसर है। पीलिया का जो स्पष्ट लक्षण होता है वो होता है त्वचा, नाखून और आँखों का पीला पड़ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय हैं। ए ऑप्शन है अनाज से पोषण तत्व सघन सफल पैटर्न में बदलाव। बी ऑप्शन है खाद्य सुदृढ़ीकरण। सी ऑप्शन है पैकेज्ड फूड उपलब्ध कराना और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर है कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के जो उपाय हैं वो ए और बी है। ए ऑप्शन है अनाज से पोषण तत्व सघन सफल पैटर्न में बदलाव करना और बी ऑप्शन है खाद्य सुदृढ़ीकरण करना, जिसे हम फूड फर्मेंटेशंस बोलते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा हम पोषण की सुनिश्चित करने के उपाय ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में गलत कथन है। ए ऑप्शन है इसकी शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी। बी ऑप्शन है यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संशोधित रूप है। सी ऑप्शन है एफसीआई इस योजना के अंतर्गत कार्य करता है और डी ऑप्शन है यह मूल रूप से बीपीएल परिवारों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। हमें बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में गलत कथन है। ठीक है, तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो एफसीआई योजना के अंतर्गत कार्य नहीं करती है। इसकी स्थापना 1997 में हुई है, ये सही है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संशोधित रूप कहते हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है यह मूल रूप से बीपीएल परिवारों के लिए है, ये ऑप्शन भी सही है। तो हमें गलत बताना, तो गलत ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और अपघटन द्वारा CO2 एसिटिक एसिड या अल्कोहल का उत्पादन करता है जो खाद्य संरक्षण में मदद करता है। ए ऑप्शन है अंकुरण। बी ऑप्शन है किण्वन। सी ऑप्शन है रासायनिक संरक्षण और डी ऑप्शन है अरोगाणुता।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन क्या है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और जब इसका अपघटन द्वारा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिड या अल्कोहल का उत्पादन करता है जो खाद्य संरक्षण में मदद करता है। किण्वन प्रक्रिया जो होती है इससे हम अपने खाद्य पदार्थ में संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, किण्वन जिसे हम फर्मेंटेशंस बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया से हम खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। अंकुरण से हम क्या कर सकते हैं, जब हम अपने अनाजों को अंकुरित करते हैं तो इसमें हम विटामिन्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा PEM रोग है। PEM रोग है। जब हमने क्वाशियोरकर प्रोटीन से संबंधित रोग पढ़े थे, क्वाशियोरकर और मेरास्मस, जब हमने प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि PEM क्या होता है। तो जो PEM वाला रोग होता है उसको बोलते हैं हम मेरास्मस। जो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है उसे हम PEM रोग कहते हैं। और क्वाशियोरकर रोग क्या होता है, ये सिंपल प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, जो क्वाशियोरकर होता है ये सिंपल प्रोटीन की कमी से होता है। PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशंस, और प्रोटीन और एनर्जी की कमी से जो रोग हो रहा है उसको हम मरासमस बोलते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रक्त अल्पता एनीमिया आयरन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या है। ये क्वेश्चन EAR के अकॉर्डिंग पूछा गया है। EAR क्या है, ये हमने जब अपना RDA वाला वीडियो है उसमें हमने EAR क्या होता है, RDA क्या होता है, EAR टेबल क्या है और RDA टेबल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिटेल में देखे हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार RDA वाला क्वेश्चन, RDA वाले वीडियो देख लेना, जिससे आपका जो डाटा वाला कन्फ्यूज़न होगा वो यहाँ पे अच्छे से सही हो जाएगा। और जो SSC कैंपस ये अल्मोड़ा का क्वेश्चन पेपर है इसमें EAR और RDA से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप एक बार वो क्वेश्चन भी RDA वाला वीडियो पे देख लेना। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 25 मिलीग्राम पर डे, बी ऑप्शन है 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, और सी ऑप्शन है 11 मिलीग्राम प्रतिदिन, डी ऑप्शन है 32 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है। RDA और EAR क्या होता है, ये हमने जब RDA वाली वीडियो देखी थी, RDA 2020 हमने जब डिस्कस किया था उसमें हमने डिटेल से देखा था। RDA की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 2020, और EAR के फुल फॉर्म होते हैं एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है वो EAR टेबल के अकॉर्डिंग पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृद्धावस्था में किन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये वसा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सी ऑप्शन है वसा और लोहा, डी ऑप्शन है प्रोटीन और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापा में जो व्यक्ति होता है उसको प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बुढ़ापे की अवस्था में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो कमज़ोर हो रही होती है, और उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करता है, हमारे बॉडी को संरक्षण करने का कार्य करता है, और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। तो वृद्धावस्था में हमने देखा था कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। जब हमने
विटामिन डी पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो वृद्ध लोग हैं उसमें कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जा रहा था, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए वृद्ध लोगों में प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस रेशो का सूक्ष्म दृश्य एक मुड़े हुए रिबन की तरह दिखता है? ए ऑप्शन है रेयॉन का, बी ऑप्शन है कपास का, सी ऑप्शन है लाइलॉन, डी ऑप्शन है रेशम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। जो कपास का रेशा होता है ये कैसे दिखता है? मुड़े हुए रेशम की तरह। ठीक है, मुड़े हुए रिबन की तरह। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे दिखता है, मुड़े हुए रिबन की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस फाइबर को कृत्रिम रेशे के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है रेयॉन और डी ऑप्शन है ऊन। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। जो रेयॉन होता है इसको हम कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं। ठीक है, जो रेयॉन है इसका निर्माण तभी किया गया, रेशम की कमी को पूरा करने के लिए रेयॉन का निर्माण किया गया। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन में 50% रेशम होता है और 50% क्या होता है? केमिकल होता है। ठीक है, 50% रेशम होता है और 50% इसमें केमिकल होता है, इसीलिए हम इसको रेयॉन बोलते हैं, इसको कृत्रिम रेशा बोलते हैं रेयॉन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, आंध्र कताई किस प्रकार की कताई है? ए ऑप्शन है रिंग कताई है, बी ऑप्शन है यांत्रिक कताई है, सी ऑप्शन है पारंपरिक कताई है और डी ऑप्शन है रासायनिक कताई है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है। जो आंध्र कताई है वो रासायनिक कताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, ताने और बाने में प्रति इंच सूत को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है सूत का मुड़ना, बी ऑप्शन है वस्त्र गुणांक, सी ऑप्शन है सूत गुणवत्ता और डी ऑप्शन है वस्त्र गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। जो ताने और बाने में प्रति इंच सूत को किस नाम से जाना जाता है? वस्त्र गुणांक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे मजबूत बुनाई कौन सी है? ए ऑप्शन है सादी बुनाई है, बी ऑप्शन है टोकरी बुनाई है, सी ऑप्शन है साटिन बुनाई है, ये साटिन है। ठीक है, साटिन बुनाई है और डी ऑप्शन है ट्विल बुनाई है। तो जो सबसे मजबूत बुनाई है क्वेश्चन नंबर 13 का डी राइट आंसर है, ट्विल बुनाई है। ट्विल बुनाई को ही सबसे मजबूत बुनाई बोला जाता है। जो जीन्स वो बनते हैं वो ट्विल बुनाई से ही बनते हैं, इसीलिए जो जीन्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कसूती कढ़ाई किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? यहाँ पे कढ़ाई है। ठीक है, कसूती कढ़ाई किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। जो कसूती कढ़ाई है वो कर्नाटका की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, भ्रूण अवस्था की अवधि कितनी होती है? ए ऑप्शन है गर्भाधान से 2 सप्ताह, बी ऑप्शन है 2 सप्ताह से 4 महीने, सी ऑप्शन है 4 महीने से 9 महीने, डी ऑप्शन है 2 सप्ताह से 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। जो भ्रूणावस्था का समय होता है वो 2 सप्ताह से 2 महीने होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोलैंगिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, बी ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, सी ऑप्शन है जेपी वॉटसन और डी ऑप्शन है बीएफ स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ए,
जो मनोलैंगिक सिद्धांत था वो किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। और इनकी इस सिद्धांत पे काफ़ी आलोचना भी हुई है। जब हम सीडी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तेज आवाज़ का डर एक अनजाने प्रतिक्रिया है, लेकिन गड़गड़ाहट के लिए भी वही डर विकसित होना एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है स्वाभाविक उद्दीपक, बी ऑप्शन है अस्वाभाविक उद्दीपक, सी ऑप्शन है स्वाभाविक प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन है अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है सी, तेज आवाज़ का डर अनजानी प्रतिक्रिया है, ठीक है, लेकिन गड़गड़ाहट के लिए भी वही डर विकसित होना एक उदाहरण है, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन किया गया है। ए ऑप्शन 12 अक्टूबर 1993, बी ऑप्शन 28 अक्टूबर 1993, सी ऑप्शन 10 अक्टूबर 1998 और डी ऑप्शन 15 अक्टूबर 2000 में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है, ठीक है। जो हम क्वेश्चंस के आंसर देख रहे हैं वो एसएससी कैंपस के आंसर की के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। गृह प्रबंधन प्रणाली का तीसरा चरण है। ए ऑप्शन है योजना, बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन है कार्यान्वयन करना और डी ऑप्शन है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। जो गृह प्रबंधन प्रणाली होती है इसका जो तीसरा चरण है वो नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा नहीं है? ए ऑप्शन है 1972 का भारतीय अनुबंध अधिनियम, बी ऑप्शन है 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, सी ऑप्शन है 1999 का ट्रेडमार्क अधिनियम और डी ऑप्शन है 2000 का माल बिक्री अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है डी, कानूनी सुरक्षा नहीं है। हमें जो नहीं है वो बताना है, तो क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट आंसर है। 1972 का भारतीय अनुबंध अधिनियम भी है और 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये हम जानते ही हैं। और सी 1999 का ट्रेडमार्क अधिनियम भी है। जो नहीं है वो कौन सा है? डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है वर्णक सिद्धांत, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी ऑप्शन है भौतिक सिद्धांत और डी ऑप्शन है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर है। रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो रंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? ए ऑप्शन है 1972 में, बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1999 में और डी ऑप्शन है 1979 में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है डी, भारत में जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है वो 1978 में शुरू किया गया है, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में IRDP भी बोलते हैं, IRDP भी बोलते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कब आया? 1978 में आया। 1972 में क्या आया हम जानते ही हैं,
भारतीय अनुबंधन अधिनियम आया और 1955 में आवश्यकता अधिनियम आया और 1999 में ट्रेडमार्क अधिनियम आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, जागरूकता कार्यक्रम के लिए निम्न में से किस माध्यम का उपयोग नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है रेडियो, बी ऑप्शन है टेलीविज़न, सी ऑप्शन है पोस्टर और डी ऑप्शन है विधि प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। जागरूकता कार्यक्रम के लिए हम अगर किसी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़े मास मीडिया की ज़रूरत होगी, जैसे रेडियो की, टेलीविज़न की, पोस्टर की ज़रूरत होगी। विधि प्रदर्शन हम लोगों को दिखा दिखा के नहीं बता सकते हैं, दिखा दिखा के जागरूकता नहीं फैला सकते। हम कितने लोगों को मिलेंगे और कितने लोगों के सामने करके दिखाएंगे कि ये ऐसे हो सकता है। लेकिन हम जब जागरूकता फैलानी होती है तो उसके लिए रेडियो, टेलीविज़न और पोस्टर जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। विधि प्रदर्शन समूह संपर्क के लिए सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुसंधान के लिए क्या पूरा अपेक्षित है? ए ऑप्शन है एक शोध रचना विकसित करना, बी ऑप्शन है एक शोध प्रश्न तैयार करना, सी ऑप्शन है डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, डी ऑप्शन है एक शोध परिकल्पना तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर है। अनुसंधान के लिए जो अपेक्षित होता है वो क्या है? एक शोध प्रश्न तैयार करना। ठीक है, जब तक एक शोध प्रश्न तैयार नहीं होगा तब तक हमारा जो अनुसंधान है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है शुद्धता, बी ऑप्शन है निष्पक्षतावाद और सी ऑप्शन है व्यवस्थितकरण और डी ऑप्शन है अनुमान। जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, साइंटिफिक रिसर्च जो होती है, शुद्धता, निष्पक्षतावाद और व्यवस्थितीकरण, ये इसके विशेषताएं होती हैं। जो नहीं होता है अनुमान, इसकी वैज्ञानिक अनुसंधान में कोई महत्व नहीं होता है। अनुमान के बेस पे वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होता है। ठीक है, तो हमको नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है डी, अनुमान वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्भावस्था के दूसरे माह में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग एरर है। हाँ, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्भावस्था के दूसरे भाग में स्टेथोस्कोप के माध्यम से बच्चे की दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। यह होती है, ए ऑप्शन है 70 से 75 धड़कन पर मिनट, बी ऑप्शन है 80 से 100 धड़कन पर मिनट, सी ऑप्शन है 100 से 120 धड़कन पर मिनट और डी ऑप्शन है 120 से 160 है। ठीक है, 120 से, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, 120 से 160 धड़कन प्रति मिनट। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर डी है। गर्भावस्था के जो दूसरा माह होता है उसमें स्टेथोस्कोप के माध्यम से बच्चे की दिल की धड़कन सुनी जाती है। वो कितनी होती है? 120 से 160 धड़कन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्त्रों पर इस्तेमाल होने वाली टाई एंड डाई तकनीकी को यह भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है अनिच्छुक रंगाई, बी ऑप्शन है अवरोध रंगाई, सी ऑप्शन है प्रभाव रंगाई और डी ऑप्शन है डुबकी रंगाई। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है। बी राइट आंसर है। जो टाई एंड डाई तकनीकी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अवरोधक छपाई भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, माँ के पहले दूध को तकनीकी भाषा में यह
कहा जाता है? ए ऑप्शन है स्तन का दूध, बी ऑप्शन है फॉलो ऑन मिल्क, सी ऑप्शन है कोलोस्ट्रम और डी ऑप्शन है स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर है। जो माँ के पहला दूध होता है, जब प्रसव के बाद माँ के स्तनों से जो पहला दूध निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं और इसमें विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है। सबसे अधिक मात्रा जो कोलेस्ट्रॉल में होती है वो विटामिन ए की मात्रा होती है और ये कैसा होता है? पीले चिपचिपे रंग का पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विधि प्रदर्शन प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण के तहत किस वर्ग में आता है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क, बी ऑप्शन है समूह संपर्क, सी ऑप्शन है जनसंपर्क और डी ऑप्शन है जनसंख्या संपर्क। क्वेश्चन नंबर 29 का बी राइट आंसर है। जो विधि प्रदर्शन है, हम करके किसी चीज़ को लोगों को दिखा रहे हैं, वो समूह संपर्क के लिए अच्छा है। जब ग्रुप में लोग हैं उनको बताने के लिए अच्छा है। व्यक्तिगत संपर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं? घर पे जाके कर सकते हैं। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो घर पे जाके, खेतों में जाके लोगों को बता सकता है, कोई भी जानकारी उनको दे सकता है। और अब जब हमें जनसंपर्क करना है उसके लिए हमें बड़े मास मीडिया की ज़रूरत होती है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, पोस्टर, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विधि प्रदर्शन समूह संपर्क के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? ए ऑप्शन है 5 कैलोरी ऊर्जा देता है, बी ऑप्शन है 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है, सी ऑप्शन है 7.2 कैलोरी ऊर्जा देता है और डी ऑप्शन है 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने अच्छे से देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन से कितनी मिलती है? प्रोटीन से भी इतनी ही मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से भी 4.2 किलो कैलोरीज मिलती है और वसा से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम जब हम वसा लेंगे तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी मिलेगी और 1 ग्राम जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेंगे तो उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। आरडीए, ठीक है, ये आरटीआई नहीं है, आरडीए है। आरडीए के अकॉर्डिंग आरडीए टेबल क्या होता है ये हम आरडीए वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने आरडीए वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार वो देख लीजिए। आरडीए के अनुसार एक सामान्य भारी कार्यकर्ता के लिए एक दिन की कैलोरी ऊर्जा मांग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 2110 कैलोरी, बी ऑप्शन है 2710 कैलोरी और सी ऑप्शन है 3470 कैलोरी और डी ऑप्शन है 3790 कैलोरी ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है, आरडीए के अनुसार जो एक भारी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, भारी कार्यकर्ता के लिए एक दिन की कैलोरी कितनी होती है? 3470 किलो कैलोरी की उसको आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश प्रदेश वस्त्रों में कसूती कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो कसूती कढ़ाई है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन सेम 2 बार पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन नंबर 32 में सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश प्रदेश वस्तु में कसूती कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर है। जो कर्नाटका है वहाँ पे कसूती कढ़ाई की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? चिकनकारी की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसके लिए? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। इस परीक्षण का उपयोग महत्वपूर्ण संकेतों का मूल्यांकन
करके नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए, ठीक है। जो नवजात शिशु कौन होता है? जो अभी अभी जन्म ले रहा है, उस बच्चे का अगर जब आकलन करने चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी विधि अच्छी है? ए ऑप्शन है प्रश्नोत्तर स्कोर, बी ऑप्शन है अबगार स्कोर, सी ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, डी ऑप्शन है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी राइट आंसर है अबगार स्कोर। ए नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उचित विधि है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सी डैश रसोई घर प्राय भारत में नहीं पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है एल आकार का किचन या रसोई घर, बी ऑप्शन है एक दीवार वाला रसोई घर, सी ऑप्शन है आधुनिक रसोई घर और डी ऑप्शन है आइसलैंड रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड रसोई घर जो है वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। एल आकार रसोई घर कैसे होता है? ऐसे एल के शेप का होता है, जो उसमें जो स्लैब होती है वो कैसी होती है? एल के शेप में होती हैं। और एक दीवार वाली कैसी होती है? सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका जो राइट आंसर है वो है डी, भारत में आइसलैंड रसोई घर नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, एक चित्र दिया है। क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए कॉलर का प्रकार पहचानिए। जब हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा परिवर्तन कॉलर क्या होता है, लहरिया कॉलर क्या होता है, शॉल कोट कॉलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चित्र में दिखाए गए कॉलर का प्रकार पहचानिए। ए ऑप्शन है ये परिवर्तनीय कॉलर है, बी ऑप्शन है लहरिया कॉलर है, सी ऑप्शन है ये सॉल कॉलर है और डी ऑप्शन है ये कोट कॉलर है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर है। इसे हम सॉल कॉलर बोलते हैं, ठीक है। जो ये कॉलर दिया गया है ये कौन सा है? ये सॉल कॉलर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, चार्ट और पोस्टर प्रसार शिक्षण विधियों के वर्गीकरण के तहत किस वर्ग में आता है? जो चार्ट और पोस्टर होते हैं वो प्रसार शिक्षण, ठीक है। प्रसार शिक्षण क्या होता है? जो ग्रामीणों को दिया जाता है, ठीक है। तो विधियों के वर्गीकरण के तहत किस वर्ग में आता है? ए ऑप्शन है लिखित, बी ऑप्शन है मौखिक, सी ऑप्शन है दर्शनीय और डी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन। क्वेश्चन नंबर 36 का सी राइट आंसर है। जो चार्ट और पोस्टर होते हैं वो दर्शनीय आते हैं, हम उनको देख सकते हैं, वो विजुअल एड्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। लिखित में जैसे न्यूज़पेपर और पत्र आ जाते हैं, मौखिक में जैसे रेडियो टीवी आ जाती है, श्रव्य दृश्य में जिनको हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर अमीनो एसिड फिनाइन एलेनिन का चयापचय नहीं कर पाता है जो कई प्रोटीन में निहित है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ए ऑप्शन है हीमोफीलिया, बी ऑप्शन है फिनाइल कैटोनूरिया और सी ऑप्शन है कुलेस एनीमिया, डी ऑप्शन है डायबिटिक टाइप्स 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फिनाइल कैटोनूरिया जो होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? इससे नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक दिन में एक धात्री महिला कौन होती है? जो दूध पिलाने वाली महिला होती है, ठीक है। धात्री महिला के लिए कैल्शियम की मांग है यानी कि EAR से क्वेश्चन पूछा गया है, एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, यानी कि कितनी रिक्वायरमेंट है। इसका जो आंसर है ए ऑप्शन है 1000 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है 12 मिलीग्राम और सी ऑप्शन है 800 मिलीग्राम, डी ऑप्शन है 600 मिलीग्राम। एक दिन में एक धात्री महिला के लिए कैल्शियम की मांग है, एक दिन में एक धात्री महिला को जो कैल्शियम चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू EAR, ठीक है। EAR के अनुसार कितनी है? 1000 मिलीग्राम है। अगर लेकिन यही क्वेश्चन RDA के अकॉर्डिंग पूछ दिया जाता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA के,
अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर क्या बदल जाता, बी। 1200 मिलीग्राम एक धात्री महिला को चाहिए होते हैं, लेकिन जो धात्री महिला होती है, क्वेश्चन नंबर 38 का ए राइट आंसर है, उसको कितना चाहिए, उसको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की मांग होती है पर डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक चित्र दिया गया है और क्वेश्चन है, यह वस्त्रों की देखभाल से संबंधित एक चिन्ह है जो बताता है। ए ऑप्शन, जो ये चिन्ह दिया गया है कुछ ऐसे ऐसे टाइप में दिया गया है, ये चिन्ह क्या बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि चिन्ह क्या बता रहा है। ए ऑप्शन है सिर पर हाथ से धोएं, वस्त्रों को सिर पर हाथ से धोएं। बी ऑप्शन है हाथ से ना धोएं। सी ऑप्शन है ब्लीच ना करें। डी ऑप्शन है कोई भी ब्लीच। ठीक है, तो हमारा जो चित्र है उसी से हमारा आंसर स्पष्ट हो गया है। ऑप्शन क्या है, सिर पर हाथ से धोए। हमने देखा था कि जो हाथ वाले सिंबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें धोने वाले सिंबल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और ब्लीच वाले कैसे होते हैं, वो ट्रायंगुलर होते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो हम लिख देते हैं कि ये ब्लीच ना करने के लिए सिंबल बना है, लेकिन ये किसके लिए बना है, ये है कि हाथ से कपड़े को ना धोए। ठीक है, हाथ से अगर सिंबल में ऐसे कट कर रखा है तो इसका मतलब क्या है कि हाथ से ना धोए। अगर ये कट नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि सिर पर हाथ से धोए। लेकिन ये डायग्राम ऐसे बना होता और इसका मतलब क्या हो जाता, कोई भी ब्लीच हम कर सकते हैं, लेकिन यही डायग्राम जब ऐसे बन जाता तो इसका मतलब है कि कोई भी ब्लीच नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो क्या है कि जो ये सिंबल बना है, वस्तु से संबंधित जो ये चिन्ह बना है, इसका मतलब कि हाथ से कपड़े को ना धोएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है। नीचे दिए गए समीकरण को पूरा करें। C6H12O6 प्लस 6O2 माइनस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्वेश्चन मार्क। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी और ये डी। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगा, ए यहाँ पे शक्कर आएगा, बी ऑप्शन है फ्रुक्टोज आएगा, सी ऑप्शन है ऊर्जा आएगा और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऊर्जा आएगा। ठीक है, कैलोरी यहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रसव पूर्व विकास के दौरान गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक का समय अवधि यह कहलाता है। ए ऑप्शन है डिंबावस्था कहलाता है, बी ऑप्शन है गर्भावस्था कहलाता है और सी ऑप्शन है एंडोसर्ग कहलाता है और डी ऑप्शन है भ्रूणावस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए राइट आंसर है। प्रसव पूर्व विकास के दौरान, जब प्रसव से पूर्व यानी कि जो माँ है वो डिलीवरी से पूर्व जो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह का समय होता है वो क्या कहलाता है, डिंबावस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है। फिर एक चिन्ह दिया गया है और उसके बारे में बताना है कि यह वस्त्रों की देखभाल से संबंधित एक चिन्ह है जो बताता है। ये चिन्ह क्या बता रहा है। ए ऑप्शन है हाथ से ना धोए। ये हमें पता है कि हाथ का जो सिंबल होता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनते हैं। कम तापमान पे इस्त्री करें, मध्यम तापमान में इस्त्री करें, सिर पर हाथ से धोए। तो ए और डी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। कम तापमान पर इस्त्री करें, जब ब्रश करते हैं और वो ऐसा बना है, कुछ ऐसा चिन्ह बना है किसी कपड़े पे, अगर ऐसा चिन्ह बना है तो इसका मतलब क्या है, और एक डॉट बना है, बीच में एक डॉट बना है, तो इसका मतलब क्या है, कम तापमान पर इस्त्री करें। लेकिन यहाँ पे 2 डॉट बने होते तो इसका मतलब क्या होता कि मध्यम तापमान पर इस्त्री करें। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी राइट आंसर है कि जो ये चिन्ह दिया गया है इसका मतलब है कि कम तापमान पर कपड़े को प्रेस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है।
डैश प्रदेश बांधनी छपाई के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान जो है वो बांधनी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। बांधनी कढ़ाई क्या होती है? टाई एंड डाई होती है, ठीक है। टाई एंड डाई को ही हम बांधनी कढ़ाई कहते हैं और बांधनी के लिए जो प्रसिद्ध है वो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, संचार परिक्रिया के तत्वों के सही क्रम को पहचाने। सोर्स, फीडबैक, रिसीवर, रिस्पॉन्स और मैसेज, ठीक है। जो संचार की परिक्रिया होगी, संप्रेषण की जो परिक्रिया होगी, उसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? पहले सोर्स आएगा या फीडबैक आएगा, रिसीवर आएगा या रिस्पॉन्स करेगा, मैसेज आएगा। तो हमें पता है जो संचार के मॉडल होते हैं हम इसको प्रसार शिक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन में जो SC, SRM, FRP का क्या मतलब होता है। तो जो संचार की परिक्रिया के सही क्रम होते हैं, सबसे पहले क्या आता है? सोर्स आता है, ठीक है। कि सबसे पहले क्या आएगा? सोर्स आएगा, उसके बाद मैसेज आएगा, ठीक है। उसके बाद मैसेज आएगा, मैसेज के बाद क्या आएगा? रिसीवर आएगा, जो प्राप्त करता होगा, जो रिसीव कर रहा होगा उस मैसेज को, रिसीवर आएगा। और जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है। प्रतिक्रिया करेगा और जब वो प्रतिक्रिया कर रहा है उसे ही हम फीडबैक बोल देते हैं। उसके बाद क्या आएगा? एफ आएगा। तो SMRRP एफ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी राइट आंसर है। सबसे पहले सोर्स आएगा, जो सेंडर है या फिर हमारा जो भेजने का सोर्स है, जो मैसेज का सोर्स है वो क्या है? सबसे पहले सोर्स आएगा, देन उसके बाद मैसेज आएगा, उसके बाद रिसीवर आएगा। जो पहले तो मैसेज आ जाएगा, मैसेज क्या है, फिर उसके बाद रिसीवर आएगा जो प्राप्त करता है, ठीक है। और जब प्राप्तकर्ता मैसेज को प्राप्त करेगा तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया करेगा कि मैसेज अच्छा है, उसको समझ आया नहीं आया। फिर उसके बाद क्या देगा? वो फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये परिक्रिया क्या होती है? कंटिन्यू चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सी राइट आंसर है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, रिक्त स्थान भरें। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डैश का उचित तरीके से उपयोग किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन है सामग्री का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है ऊर्जा का, डी ऑप्शन है संसाधन का। क्वेश्चन नंबर 45 का डी राइट आंसर है। जब लक्ष्यों को, गोल्स को प्राप्त करना होता है, जो व्यक्ति का गोल होता है उसको प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए डैश का उचित उपयोग किया जाता है। जो हमारे संसाधन होते हैं उस लक्ष्य, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो हमारे पास संसाधन है उनका हमें उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, TSH से मतलब है। TSH का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट हार्मोन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन स्टेबलाइजिंग हार्मोन, सी ऑप्शन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी ऑप्शन है थर्मल स्टैंड हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्थान, लोकप्रियता और पतन किसकी अवस्था है? ए ऑप्शन है वस्त्र विज्ञान की, बी ऑप्शन है फैशन चक्र की, सी ऑप्शन है फैशन सिद्धांत की और डी ऑप्शन है डिजाइन के तत्व। क्वेश्चन नंबर 47 का बी राइट आंसर है। जो फैशन चक्र होता है ये सबसे पहले इसका उत्थान होता है, शुरुआत होती है। जो फैशन होता है पहले क्या होगा, जो कोई भी मार्केट में फैशन आ रहा है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। उसका उत्थान होगा, वो शुरू होगा। फिर एक बार ऐसा आएगा कि वो लोकप्रिय हो जाएगा, काफ़ी लोगों में पहुंच जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा
और उसके बाद जो एक स्टेज आती है उसको बोलते हैं पतन। उसके बाद जो वो फैशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो फैशन चक्र होता है इसके हमारे 3 चरण आते हैं। सबसे पहले जो फैशन होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है, ठीक है। फिर एक बार ये होता है कि काफ़ी लोगों में ये फैल जाता है, काफ़ी लोकप्रिय होता है, लोग जो भी हैं इसी फैशन को अपनाना चाहते हैं। फिर एक टाइम पे इसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, यानी कि ये जो ऑडियंस है उसके द्वारा डिसलाइक किया जाता है और उसको ये इस फैशन को फिर जो ऑडियंस होती है वो नहीं पहनना चाहती है या फिर उसको नहीं अपनाना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बी राइट आंसर है। जो फैशन चक्र होता है इसके हमारे ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश का अर्थ व्यवस्थित तरीके से एक योजना पर काम करने एवं प्रभावी और कुशल तरीके से काम करने की एक कला है। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, फर्स्ट है ए ऑप्शन, सेकंड बी, सी और डी, ठीक है। तो डैश का अर्थ व्यवस्थित तरीके से एक योजना पर काम करने और प्रभावी और कुशल तरीके से काम करने की एक कला है। कौन सा ऐसी व्यवस्थित तरीके की योजना है जिससे हम अगर उसको हम लागू करते हैं तो उससे हम जो हमारा काम है उसको प्रभावी और कुशल तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। जो प्रबंधन होता है, अगर प्रबंधन की प्रक्रिया जब हमारी योजना में होती है तो जो हमारी योजना होती है वो प्रभावी तरीके से, कुशल और प्रभावी तरीके से वो संपन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी राइट आंसर है, प्रबंधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, संचार के डैश सी एस है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 7। तो जो संचार होता है इसके कितने सी होते हैं? संचार के 7 सी होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का 7 राइट आंसर है। इसको हम पढ़ेंगे, शुद्धता होता है, स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये चीज़ें हम जब संचार एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसका है कि संचार के 7 सी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस समीकरण को पूरा करें। यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी गई है, वो क्या है, रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज डैश ग्लाइकोजन, ठीक है। वो क्या लिखा है, रक्त में जो लाइन है इस समीकरण को पूरा करें, इसके बाद एक लाइन है रक्त में से अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, अतिरिक्त, मैं जो बोल रही हूँ आप इसको सुन सकते हैं, अतिरिक्त ग्लूकोज डैश ग्लाइकोजन, इसके जो बीच में क्वेश्चन मार्क है ये हमको फिल करना है। तो ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इंसुलिन, ठीक है। जो रक्त में अगर अतिरिक्त ग्लूकोज हो जाता है तो वो कहाँ, हमारे ग्लाइकोजन में जाके क्या हो जाए, इंसुलिन के माध्यम से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है तो क्या होता है, वो इंसुलिन के संपर्क में आकर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी राइट आंसर है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन पाया जाता है, बी ऑप्शन है अमीनो अम्ल पाया जाता है, सी ऑप्शन है टाइलिन पाया जाता है, डी ऑप्शन है पेप्सिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का सी राइट आंसर है। लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने में ही जो टाइलिन एंजाइम होता है ये सहायक होता है। और हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होने लग जाता है? हमारे मुंह से होने लग जाता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। और ट्रिप्सिन एंजाइम्स क्या है, अमीनो पेप्सिन, ये चीज़ें क्या है ये भी हमने देखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नहीं है? ए है कंजक्टिवाइटिस, बी है जीरेथोमलेशिया, सी है केराटोमलेशिया और डी है हाइपोथैलेसीमिया।
तो जो हमें पूछा गया है कि क्वेश्चन में विटामिन ए की कमी से नहीं होने वाला रोग है, ठीक है, नहीं होने वाला रोग है। तो हमें पता है कि जब हमने विटामिन ए वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कंजक्टिवाइटिस ये भी आंखों से संबंधित रोग है, जीरेथोमलेशिया भी, और केराटोमलेशिया। बेसिकली ये क्या है, रतौंधी के जो आंखों से संबंधित हमारे जो रोग हैं उसके ये स्टेप्स हैं। और जो नहीं है वो पूछा गया है, तो हाइपोथैलेसेमिया जो रोग होता है ये आंखों से संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कैलोरी, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। क्वेश्चन नंबर 53 का सी राइट आंसर है। भोजन जो होता है वो मानव शरीर का पोषण करता है, ठीक है। और वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल ये क्या है, ये सब हमारे भोजन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो है सी, भोजन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 हो गए, 54, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है प्रत्येक पिक के उभरे हुए हिस्से जिसको अगले वार्प शेड में टक करके पेचदार किनारा बनाया जाता है। बी है फॉर्च्यूड सेलेबस थर्मोप्लास्टिक ताना और बाना है जो गर्मी और दबाव से एक साथ वेल्डेड होते हैं। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, हमें जो सत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का बी राइट आंसर है। फ्यूजेट सेल्विस थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये ताना और बाना है जो गर्मी और दबाव में एक साथ वेल्डेड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है। सही मिलान कीजिए। ए है सनपोराइजिंग, बी है मॉइस्चराइजिंग, सी है कैलेंडरिंग और डी है क्रेंजिंग। जो सनपोराइजिंग है ये क्या है, यांत्रिक परिसज्जा है, ठीक है। सनपोराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा है। मॉइस्चराइजिंग क्या है, मॉइस्चराइजिंग रासायनिक परिसज्जा है। सनपोराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा है, मॉइस्चराइजिंग रासायनिक परिसज्जा है। और कैलेंडरिंग क्या है, कैलेंडरिंग है वस्त्रों को चिकना करना। कैलेंडरिंग होता है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है, थान जो कपड़ा होता है उसको जब प्लेन करना होता है, चिकना करना होता है, उसमें जो प्रेस करना होता है वो कैलेंडरिंग के माध्यम से किया जाता है, रोलरों के माध्यम से किया जाता है। वो ऐसे जैसे हम इस्त्री करते हैं वैसे नहीं किया जाता है, क्योंकि वैसे करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो ये कैसे किया जाता है, कैलेंडरिंग के माध्यम से किया जाता है। जो रोलर होते हैं उनके माध्यम से जो थान कपड़ा होता है उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो कैलेंडरिंग का मतलब हुआ वस्त्र को चिकना करना। और क्रेंजिंग का मतलब क्या है, क्रेंजिंग का मतलब है वस्त्र की सतह पर चुन्नट डालना। जब हम वस्त्र की जो हमारा कपड़ा होता है उसके सतह पर चुन्नट डालते हैं तो उसको हम क्रेंजिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का डी राइट आंसर है। सनपोराइजिंग यांत्रिक परिसज्जा है, मॉइस्चराइजिंग रासायनिक परिसज्जा है, कैलेंडरिंग वस्त्रों को चिकना करना, क्रेंजिंग वस्त्र की सतह पर चुन्नट डालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक रंगाई का उदाहरण है? ए ऑप्शन है बाटिक, बी ऑप्शन है बादनी, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का सी राइट आंसर है अवरोधक रंगाई। अवरोधक रंगाई हमने देखा था कि जो बाटिक होता है इसको हम अवरोधक रंगाई बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम बाटिक रंगाई करते हैं तो इसकी जो कपड़े की सतह होती है उस पर हम मोम लगा देते हैं, इसीलिए कोई अवरोधक पदार्थ लगा रहे हैं तो इसको अवरोधक छपाई बोलते हैं, रंगाई बोलते हैं, ठीक है। तो बादनी क्या है, बादनी में हम कपड़े को बांधते हैं, ठीक है। यह अवरोधक का कोई ऐसा टाइप सीधे सीधे नहीं आ रहा है, लेकिन ये एसएससी कैंपस के आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सी राइट आंसर है अवरोधक रंगाई दोनों है, बाटिक और बादनी। अगला क्वेश्चन है,
वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है, ए है मजबूती और टिकाऊपन। क्वेश्चन नंबर 56 का सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है, ए ऑप्शन है मजबूती और टिकाऊपन, बी ऑप्शन है सुंदरता और आकर्षण, सी ऑप्शन है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए राइट आंसर है वस्त्र की कार्य क्षमता। यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न हुआ होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ए है। बात की जा रही है कि वस्त्र की जो कार्य क्षमता से तात्पर्य क्या है, तो कार्य क्षमता की बात हो रही तो मजबूती और टिकाऊपन से होता है। ठीक है, और सुंदर और आकर्षण व्यक्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि होना। कोई कपड़ा ऐसा नहीं होता है जो व्यक्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, लेकिन ये व्यक्ति के कार्य क्षमता के अनुसार हो सकता है कपड़ा, लेकिन सी भी नहीं है। सुंदरता और आकर्षण भी कोई वो नहीं होता है, लेकिन कार्य क्षमता जैसे स्पोर्ट्स मैन होते हैं उनकी मजबूती और टिकाऊ कपड़े का उनके लिए उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कांथा। ठीक है, ये कांता नहीं है, कांथा है, टाइपिंग एरर है। कांथा कृति डैश राज्य के लिए प्रसिद्ध है। जो कांथा कढ़ाई होती है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन है राजस्थान में और डी ऑप्शन है कश्मीर में। तो जो कांथा कढ़ाई है क्वेश्चन नंबर 58 का बी राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में ये अधिक प्रसिद्ध है। कांथा कढ़ाई में क्या किया जाता है, जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हीं से कढ़ाई की जाती है। ठीक है, जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। और पंजाब की लोकप्रिय क्या है? पंजाब में कौन सी है? फुलकारी है। राजस्थान में बादनी है। कश्मीर में क्या है? पश्मीना शॉल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का बी राइट आंसर है कि जो कांथा कढ़ाई होती है वो पश्चिम बंगाल राज्य के लिए प्रसिद्ध कढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। संज्ञात्मक विकास, बी ऑप्शन है व्यवहारिक सिद्धांत, 3 ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और 4 ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। संज्ञात्मक विकास की इसने दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? हम सब जानते हैं पियाजे की है। फर्स्ट का सी है पियाजे। व्यवहारिक सिद्धांत, अगर सी जब हमारा फर्स्ट हो जा रहा है तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी सी फर्स्ट में नहीं है तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। मनोगत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? मनोगत्यात्मक सिद्धांत फ्राइड ने दिया, जिसे हम मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। मनोगत्यात्मक सिद्धांत को हम मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 46 और डी ऑप्शन है 80। क्वेश्चन नंबर 60 का सी राइट आंसर है। जो जाइगोट होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं? 22-22 के जोड़े में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य बालक का बौद्धिक स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 130 से अधिक, बी है 130 से कम, सी ऑप्शन है 100 से 120 और डी ऑप्शन है 90 से 110। क्वेश्चन नंबर 61 का डी राइट आंसर है। जो सामान्य मानसिक स्थिति का बालक होता है, सामान्य बौद्धिक स्तर बालक की जो मानसिक स्तर होता है वो कितना होता है? 90 से 110 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है सही मिलान कीजिए। डिप्रेशन, पैरानोइया, हाइपोमोनिया और स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो जो डिप्रेशन होता है क्वेश्चन नंबर 62, डिप्रेशन में क्या आता है? उदासीनता का भाव आता है। फर्स्ट का हो गया सी, डिप्रेशन में उदासीनता का भाव आता है। और पैरानोइया क्या है? अत्यधिक संवेदनशील स्थिति को पैरानोइया कहते हैं। हाइपोमोनिया किसे कहते हैं? हाइपोमोनिया बोलते हैं अत्यधिक खुशी एवं उत्साह को।
स्कैंथेनिया किसको बोलते हैं? अजीबोगरीब क्रियाओं को बार बार दोहराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है डी, CAD, इसके राइट आंसर है। डिप्रेशन का सी, उदासीनता का भाव, पैरानोया अत्यधिक संवेदनशीलता, हाइपोमोनिया अत्यधिक खुशी एवं उत्साह, और स्कैंथेनिया अजीबोगरीब क्रियाओं को बार बार दोहराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, EV हेलॉक के अनुसार शेषावस्था है। ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, बी ऑप्शन है जन्म से 2 सप्ताह तक, सी ऑप्शन है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, और डी ऑप्शन है गर्भाधान से 2 साल तक। जो EV हेलॉक है, इनके अनुसार जो शेषावस्था की जो अवस्था है वो कितने से कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 63 का बी राइट आंसर है। हेलॉक के अनुसार जो शेषावस्था की अवधि होती है वो जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीकी है? ए है साइपोग्राफ, बी है पाथवे चार्ट, सी है मेमो मोशन अध्ययन, और डी है स्टेप वॉच तकनीक। हम होम मैनेजमेंट में कार्य सरलीकरण को पढ़ेंगे कि कार्य सरलीकरण क्या होता है। माइक्रो मोशन, मोमो मोशन, स्टॉप वॉच और साइकोग्राफ, ये 4 औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये 3 जो होते हैं, माइक्रो मोशन, मोमो मोशन, स्टॉप वॉच और साइकोग्राफ, ये 4 औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आते हैं। और जो पेन और पेंसिल तकनीक होती है, ये क्या होती है? अनौपचारिक तकनीक होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मल्टीमैन चार्ट आता है, पाथवे चार्ट आता है, प्रोसेस चार्ट आता है और ऑपरेशन चार्ट आता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी राइट आंसर है। पेन और पेंसिल के अंतर्गत पाथवे चार्ट आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह व्यवस्था एवं मानसिक परिक्रिया है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है ग्राहम कैंडल ने कहा, बी ऑप्शन है स्टर्नलाइवेशन ने कहा, सी ऑप्शन है टेरी ने कहा, डी ऑप्शन है निकोलेम डॉसी ने कहा। ग्रह व्यवस्था एवं मानसिक परिक्रिया है, यह क्वेश्चन नंबर 65 का ए राइट आंसर है, ग्राहम कैंडल ने कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66, ग्रह प्रबंधन के चरण का सही क्रम है। ए ऑप्शन है नियंत्रण, संगठन, नियोजन, मूल्यांकन, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, नियंत्रण, संगठन, नियोजन, सी ऑप्शन है नियोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, और डी ऑप्शन है नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, नियोजन। ग्रह प्रबंधन के चरण कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का सी राइट आंसर है। सबसे पहले नियोजन आता है, उसके बाद संगठन करते हैं, संगठन के बाद नियंत्रण आता है, और नियंत्रण के बाद लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अफोर्डेबल हाउस स्कीम कौन सी है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, बी ऑप्शन है राजीव गांधी आवास योजना, सी ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी सही है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त ए सही है तथा बी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ए राइट आंसर है। जो भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम होती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आती है। इस योजना में क्या होता है, जो भारत के ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको आवास दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, सही विकल्प से मिलान कीजिए। ए है प्रारंभिक काल, बी है विस्तृत परिवार, और सी है संकुचित परिवार। होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। प्रारंभिक काल कौन सा होता है? स्थापत्य काल। जब हमारा परिवार शुरू होता है तो उसका जो सबसे पहला काल आता है वो स्थापत्य काल आता है। प्रारंभिक काल को स्थापत्य काल होता है। इसमें जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों क्या कर रहे होते हैं? अपने परिवार का स्थापन कर रहे होते हैं। दूसरा है विस्तृत
विस्तृत का है ए। सेकंड जो आता है वो विस्तृत है। विस्तृत में क्या होता है, बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल होता है। जो सेकंड स्टेज आती है वो विस्तृत परिवार है, इसमें बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का ये काल होता है। और थर्ड है संकुचित परिवार। संकुचित परिवार में क्या होता है, लास्ट स्टेज होते हैं, यहाँ पे जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों अकेले रह जाते हैं और उनका जो बच्चे होते हैं वो नौकरी में या घर छोड़ के जा चुके होते हैं, तो वो दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं। आर्थिक पुनर्योजन का काल होता है। इस स्थिति में उनका जो धन होता है वो क्या होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है उतना। तो क्वेश्चन नंबर 68 का डी राइट आंसर है, सी, ए और बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 69 डैश अनुसंधान का उद्देश्य समाज व्यावसायिक संगठन के सामने आने वाली तात्कालिक समस्या का समाधान खोजता है। ऐसा कौन सा रिसर्च है जो तात्कालिक समस्या का समाधान खोजता है? ए ऑप्शन है पूर्वव्यापी, बी ऑप्शन है लागू, सी ऑप्शन है मौलिक और डी ऑप्शन है विश्लेषण। जो तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढता है उस रिसर्च को हम बोलते हैं लागू, यानी कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो हमको तात्कालिक समस्या में हम उसका उपयोग कर देते हैं। ठीक है, उसको सीधे अप्लाई कर देते हैं जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तत्कालिक किसी समस्या का हम समाधान चाह रहे हैं। तो 69 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में जो एसएससी कैंपस पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है 15 जनवरी 2023 को हुआ है। इसमें 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, शोध प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, जो रिसर्च होता है उसकी सही प्रक्रिया क्या है। ए ऑप्शन है सबसे पहले परिभाषित समस्या आएगी, साहित्य आएगा या कार्यप्रणाली विश्लेषण आएगा। बी ऑप्शन है साहित्य कार्यप्रणाली विश्लेषण परिभाषित समस्या। सी ऑप्शन है साहित्य कार्यप्रणाली परिभाषित समस्या और विश्लेषण। डी ऑप्शन है विश्लेषण कार्यप्रणाली साहित्य की समीक्षा करें और परिभाषित समस्या। तो जब कोई भी व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 है, जब कोई भी व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसके सामने सबसे पहले एक समस्या होनी चाहिए। ठीक है, जब उसके सामने समस्या होगी उसके बाद वो लिटरेचर रिव्यू करेगा, उसके बाद वो साहित्य पढ़ेगा, जो भी उससे पहले जो रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्च को पढ़ेगा कि वो रिसर्च कैसे हुए, डाटा इकट्ठा करेगा, डाटा पढ़ेगा, साहित्य को पढ़ेगा। फिर उसके बाद वो कार्यप्रणाली स्टार्ट करेगा और उसके बाद एंड में वो क्या करेगा, विश्लेषण करेगा कि हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, शोध प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। सबसे पहले समस्या आएगी, समस्या के बाद साहित्य रिव्यू होगा, उसके बाद कार्यप्रणाली होगी और फिर उसके बाद विश्लेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का ए राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट देख लिया है कि जो हमारा एसएससी कैंपस का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्वेश्चन पेपर है, ये हमने देख लिया है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की देखनी है मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये है आंसर की होम साइंस की 70 क्वेश्चन के आंसर की है। कहीं पे अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं और एक बार आप लोग भी इसको क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे आंसर है वो सही है या नहीं है। आप एक बार ये आंसर की देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।